हमारा अभी जो कहानी सीरीज चल रहा है उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, दुलाई वाली। ठीक है, ये दुलाई वाली कहानी है, 1907 में प्रकाशित हुई थी। इसमें हम लोग मुख्य रूप से क्या क्या देखते हैं, तो लेखक का परिचय, मूल कहानी पूरा पढ़ते हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इससे हमें पता चलता है कि एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछते हैं। फिर उसके बाद आलोचक के कथन, विभिन्न विद्वानों ने इस कहानी के प्रति अपने क्या विचार दिए हैं। ठीक, इन चार चीज़ों से ही एग्जाम में लगभग प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा टाइम टेबल है, जैसा कि आप जानते हैं। आज है 5 अगस्त 2025। आज हमारा धुलाई वाली कहानी का दिन था, तो आज धुलाई वाली कहानी पढ़ेंगे। हमारा ये जो कहानी है वो 23 अगस्त, हमारे शेड्यूल के हिसाब से 23 अगस्त को हमारा कहानी पूरा 21 कहानी ख़त्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इस कहानी में सबसे पहले क्या है, इसका लेखिका मतलब इस कहानी को एक स्त्री ने लिखा है, उनका नाम है राजेंद्र बाला घोष। ठीक है, उनका नाम क्या है, राजेंद्र बाला घोष। उनको बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है। इस कहानी का प्रकाशन कब हुआ, तो 1907 में यह कहानी प्रकाशित हुई। और पत्रिका, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो ये सरस्वती पत्रिका में ये कहानी प्रकाशित हुई थी। लेखिका का परिचय थोड़ा देख लेते हैं। तो इस नाम, जैसे कि हम लोग अभी देखे, राजेंद्र बाला घोष, इनको बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ, तो 1882 में। इनका जन्म वाराणसी में हुआ है। ठीक, बचपन में जैसे हम सभी को उपनाम दिया जाता था ना, छोटा में प्यार से सब बुलाते थे, तो इनको रानी और चारूबाला के नाम से इनको पुकारा जाता था बचपन में। ठीक है, और इन्होंने जो अपना लेखनी का कार्य शुरू किया, तो वो 1904 से 1917 ईस्वी तक इन्होंने अपना लेखन का कार्य किया है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इन्हें नवजागरण की पहली छापामार लेखिका कहा जाता था। छापामार लेखिका का मतलब क्या हुआ, तो इसका इंग्लिश में अगर इसको कहें तो इसको कहते हैं गोरिल्ला, गोरिल्ला वॉरफेयर, मतलब कि छुप कर प्रहार करना। ठीक है, किसी के ऊपर छुप कर प्रहार करना। इसका आरंभ कौन किया था, तो थोड़ा सा डीप में देखें तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने गोरिल्ला वॉरफेयर, ये क्या करते थे, मुगलों की सेना पर छुप कर प्रहार करते थे, फिर और उसके बाद जंगलों में अदृश्य हो जाते थे। तो वैसे ही, लेकिन तो फिर उन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल किया, तो इनके लिए, राजेंद्र बाला घोष के लिए, यह इनको ये नाम क्यों दिया गया कि हिंदी की नवजागरण की पहली छापामार लेखिका, इसलिए क्योंकि ये छुप कर लेखन का कार्य आरंभ किए थे। उस समय अपना देश अंग्रेजों का गुलाम था। ठीक है, तो अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों, उसके प्रति देश, उसकी जनता को जागरूक करना आज़ादी के लिए। ठीक है, तो ये सब के लिए वो छुप कर कार्य करती थी। और छुप कर कार्य करती थी तो नाम बदल के करना होगा भाई, अपने नाम से तो कर नहीं सकते। तो इसीलिए वो हिंदी में किस नाम से, तो बंग महिला के नाम से वो लेखन कार्य करवा अपना लिखती थी। इसीलिए इनको, राजेंद्र बाला घोष को बंग महिला कहा जाता है। और बंगला में ये प्रवासिनी के नाम से लिखती थी। ये एग्जाम में पूछ चुका है कि बंगला में प्रवासिनी के नाम से कौन से ऐसे लेखक या लेखिका है जिन्होंने रचना की है, तो वो है राजेंद्र बाला घोष। इनकी एकमात्र पुस्तक है, उसका नाम है कुसुम संग्रह। ठीक है, क्या नाम है, कुसुम संग्रह। और इस पुस्तक का संपादन किसने किया है, रामचंद्र शुक्ल ने। यह भी एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक, अब इस कहानी के पात्रों का नाम, जो कहानी है हमारी दुलाई वाली, इसके पात्रों का नाम क्या है, तो प्रमुख पात्र में एक आएगा वंशीधर। ठीक है, सीता, जानकी देई और नवल किशोर। तो थोड़ा सा कहानी को यहीं ब्रीफ में हल्का समझ लेते हैं, ताकि जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको परेशानी ना हो। इस कहानी में होता क्या है कि एक है वंशीधर। ठीक है, उसकी पत्नी का नाम होता है जानकी देई। ठीक है, ये वंशीधर है, इनका पत्नी का नाम क्या है, जानकी देई। और ये दोनों बनारस में, इसका ससुराल रहता है। ये जानकी देवी को लाने के लिए जाता है कि विदा करा के हम लेकर जाएंगे। ठीक है ना। तो इसका एक भाई होता है वंशीधर का, उसका नाम है नवल किशोर। ये ट्रेन से आता है, तो ये इसको खत भेजता है वंशीधर को कि आ जाओ, हम लोग दोनों ट्रेन से साथ में चलेंगे।
ठीक है। तो फिर ये जानकी देई को लेकर निकल जाता है। अंत में ट्रेन का सफ़र बड़ा ही मज़ेदार है, उसको देखेंगे कहानी में। और ये दुलाई वाली का मतलब क्या हुआ, इतना तो ब्रीफ काफ़ी है थोड़ा समझने के लिए। सीता इसकी साली होती है, वंशीधर की। दुलाई दुलाई वाली का मतलब क्या हुआ? दुलाई का मतलब होता है जैसे कि हम मान के चलिए शॉल, ठीक है ना, जो हम शॉल लेते हैं, या फिर आप चादर कह सकते हैं, ठीक, या फिर पतली रजाई, जो आपको कहना है कह लीजिए, इसी को दुलाई कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इस कहानी का नाम दुलाई वाली क्यों पड़ा, ये आगे देखेंगे। अब इस कहानी का गौण पात्र क्या है? तो एक नई बहू, ये नवल किशोर की पत्नी होती है, एक भाभी जी, माँ, कहारिन, और यहाँ वंशीधर होगा, विशीधर हो गया, वंशीधर का शाला, ठीक। अब ये कहानी का मूल है, इस कहानी का पहला अंक है। इसमें क्या हम देखते हैं कि काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ आ रहा था। तो क्या हुआ, काशी ये स्थान का नाम है, काशी का एक घाट है दशाश्वमेध घाट। यह हम ये सनातन संस्कृति का सबसे पवित्र घाटों में से एक है, यहीं पर गंगा आरती हर दिन होती है, ठीक है। तो काशी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता से, गोदौलिया क्या है, गोदौलिया एक चौक है। जब आप दशाश्वमेध घाट जाएंगे ना, तो एक चौक आता है, उसका नाम है गोदौलिया। अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर देखें तो गोदौलिया को धर्म का चौराहा भी कहा जाता है, ठीक है। धर्म का चौराहा इसलिए कहा जाता है इसको, ये एकमात्र जगह है, गोदौलिया एक ऐसा चौराहा है, एक ऐसा चौक है जहाँ से चार रास्ते निकलते हैं। चार रास्ते तो बहुत जगह से आपके मन में प्रश्न आएगा कि निकलते हैं, लेकिन गोदौलिया को धर्म का चौराहा क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे धर्म में चार चीजें हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है ना। तो ये गोदौलिया जो चौक है, इस चौक से, ये गोदौलिया चौक है, इस चौक से एक रास्ता चला जाता है काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ, ये धर्म का हो गया। दूसरा चला जाता है बाजार की तरफ, मतलब कि जहाँ पर बनारस का बाजार लगता है, तो वहाँ अर्थ, यानी कि वहाँ पैसे का हो रहा, ठीक है। उसके बाद है काम, मतलब कि ये जो तीसरा रास्ता है जो यहाँ से जाता है, वो वैश्यावृत्ति की तरफ चला जाता है, कोठे पर चला जाता है, इसलिए इसको यहाँ पर काम। और उसके बाद मोक्ष, मोक्ष मोक्ष मत और एक चला जाता है अस्सी घाट की तरफ, या फिर मणिकर्णिका घाट की तरफ, जो कि जहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए ये चारों रास्ते जब एक जगह आकर मिलते हैं, या फिर यहीं से चारों रास्तों की शुरुआत होती है, इसलिए गोदौलिया चौक को धर्म का चौराहा कहा जाता है। ठीक, थोड़ा सा डिटेल में हो गया, लेकिन ये सब जान लेना ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया गोदौलिया की तरफ से आ रहा था। एक हाथ में क्या लिया था, मैली सी तौलिया, क्या लिया था, एक हाथ में मैली सी तौलिया लिया था, एक हाथ में मैली सी तौलिया लपेटी हुई भीगी धोती, और दूसरे में सुरती की गोलियां की कई डिब्बियां और सूंघनी की एक पुड़िया। ये याद रखना है कि एक हाथ में ये क्या लिया था, मैली सी तौलिया थी इसके, ठीक है। दूसरे हाथ में सुरती की गोलियां की डिब्बियां और सूंघनी की पुड़िया, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक। अब उस समय दिन के कितने बज रहे थे, तो 11 बज रहे थे। उस समय दिन के 11 बज रहे थे। उस समय दिन के 11 बज रहे थे। गोदौलिया की बाईं तरफ जो गली है, कौन सी तरफ की गली है, गोदौलिया की बाईं तरफ की जो गली है, ठीक है ना। गोदौलिया की बाईं तरफ की गली है, उसके भीतर एक गली में थोड़ी दूरी पर एक टूटे हुए पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। वासोपयोगी मतलब कि रहने के लायक थी, ठीक है। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया।
एग्जाम में पूछा है कि नवागत मनुष्य किसको कहा गया है, तो ये वंशीधर को ही नवागत मनुष्य कहा गया है। वहाँ एक कोठरी में उसने हाथ की चीजें रख दी। हाथ में क्या क्या चीजें थी, तो एक मैली सी तौलिया थी, भीगी धोती थी, दूसरे हाथ में सुरती की गोलियां, सुरती मतलब खैनी कहते हैं इसको, की डिब्बी, और सुंगनी की पुड़िया थी। अपना हाथ का सामान एक तरफ रख दिया, ठीक है ना। और सीता सीता, सीता कौन है, उसकी साली है, सीता सीता कहकर पुकारने लगा। सीता सीता कहकर पुकारने लगा। सीता बोलती है क्या है, कह सीता क्या है कहती हुई एक 10 बरस की बालिका। कितने बरस की बालिका है भाई, इसको एग्जाम याद रखना है। ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसका उम्र क्या है। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं, पूछ देगा कि सीता का उम्र क्या था, तो आपको बताना होगा कि सीता का उम्र था 10 बरस की। बालिका आ खड़ी हुई, तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। ठीक है, उस पुरुष ने क्या कहा कि जा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा, कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीन स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो हम लोगों को आज ही जाना होगा। पुरुष ने कहा, लो हम लोगों को आज ही जाना होगा, मतलब किसने कहा, ये वंशीधर ने कहा अपनी पत्नी से कि लो आज हम लोग को जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर और झुंझला कर बोली, आज ही जाना होगा, यह क्यों, भला आज कैसे जाना हो सकेगा, ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई, लड़की विदा की होती तो मालूम पड़ता, आज तो किसी सूरत जाना नहीं हो सकता। ये कहती है वंशीधर की पत्नी। ठीक है, कहती है कि कभी लड़की विदा की होती तो पता होता, आके कह दो बस, आपने कह दिया और हम लोग को जाना पड़ता है। तुम आज कहती हो, ये वंशीधर का यहाँ से कथन शुरू है कि तुम आज कहती हो, हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। नवल किशोर भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं, तो कलकत्ते से आ रहे हैं। आगरे से भी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। आगरे से नई बहू मतलब कि कल नवल किशोर का नया नया शादी हुआ है, वो अपना बहू को आगरा से लेकर आ रहे हैं। सो उन्हें आज ही जाने की के लिए इशारा किया है। हम सब लोग मुगल सराय, मतलब ये मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। कहाँ से कहाँ तक जाने का जिक्र हुआ है भाई, तो मुगल सराय से इलाहाबाद। अभी तक 4 स्थान का जिक्र हो गया है, एक है कलकत्ता, आगरा, मुगल सराय और इलाहाबाद। एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि स्थान को क्रम में से लगाइए। तो इस पहला अगर क्रम से लगाने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले तो काशी आया है, फिर आगे देखेंगे उसको डिटेल में कि कौन सा स्थान पहले आया कौन सा बाद में आया। अभी ये कहानी कर लेते हैं। तो इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला, इसी से मैं झटपट नहा धोकर लौटा। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब तुम हमें विदा करने आए ही हो, तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात है, नवल जो चाहे करवाए। अब उसकी पत्नी तो गुस्सा हो गई, थोड़ा चिड़चिड़ा हो गई। उस चिड़चिड़ा होकर कहती है कि हाँ यह बात है, नवल जो चाहे करवाए। नवल मतलब नवल किशोर जो आ रहा उसका भाई। क्या एक ही गाड़ी में ना जाने की से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा, अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे को नाको दम आ जाएगी। ये वंशीधर की पत्नी का कथन है। यहाँ से क्यों, किस बात से, यहाँ से वंशीधर बोलता है कि क्यों, किस बात से, उनकी हंसी से और किससे। ये उसकी पत्नी कहती है कि हमको नाको दम आ जाएगा। तो फिर नवल किशोर पूछता है भाई कि क्यों, कौन सी बात से, तो वो कहती है कि उनकी हंसी से। उनकी मतलब कि इनकी नवल किशोर की हंसी से। हंसी ठट्ठा हंसी ठट्ठा भी राह से अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौक में बैठी पूड़ियाँ काट रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, देखो तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी। सही, यहीं पे भाभी जी का जिक्र है एकमात्र। ठीक है, भाभी जी ने
बात उड़ा दी सही, वो बोली खाने पहनने के लिए ही तो आई है। किस लिए आई है वह? तो ये खाने पहनने के लिए ही तो आई है। यहाँ पर ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये पूछ सकता है, एक लाइन दे देगा और पूछ देगा कि ये किसका कथन है। खाने, ठीक, तो ये भाभी जी का कथन है, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती? अच्छा चलो, मैं नवल को कह दूंगा कि यह बेचारी कभी रोटी तक तो खाती नहीं, पूरी क्यों खाने लगी। इतना कहकर वंशीधर कोठरी से बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हें मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुला कर तैयार हो जाना। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चले जाते। इतना सुनते ही जानकी देवी की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन ऐसी झड़ी लग गई। मतलब कि आषाढ़ आषाढ़ सावन में जिस तरह का बरसात होता है उस तरह वो उसके आंसू बहने लगे। कौन सा महीना का जिक्र है इसमें? तो 2 महीना का जिक्र है, आषाढ़ और सावन, ये 2 महीने का इसमें जिक्र है। उसके बाद है ये दूसरा अंक, यहाँ से प्रारंभ हुआ, यहाँ से यहाँ तक आप पहला अंक था। दूसरा अंक का प्रारंभ में वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। वंशीधर कहाँ के रहने वाले हैं? इलाहाबाद के रहने वाले हैं। बनारस में ससुराल है वंशीधर का। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में कौन कौन है? तो एक साला है, एक साली, और सास के सिवा और कोई नहीं है। नवल किशोर इसके दूर के नाते के ममेरे भाई हैं। क्या है भाई साहब? नवल किशोर इसके दूर के नाते के ममेरे भाई हैं, पर दोनों से मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो कालिब है। ये किसके लिए कही गई है एक जान दो कालिब? तो नवल किशोर और वंशीधर के संबंध में ये बात कही गई है। उसी दिन वंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। सीता कौन? उसकी साली। उसकी साली क्या है? बोले कि नहीं, हम अपना दीदी के साथ जाएंगे। ये तो हमारे देश में होता ही है। माँ रोती धोती लड़की की विदा सामग्री इकट्ठी करने लगी। जानकी देवी भी रोती तैयार होने लगी। कई चीजें भूलने पर धीमी आवाज में माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। कितने बजने पर स्टेशन जाने का समय आया? तो 1 बजने पर। ठीक है, 1 बजने का जब समय हुआ तब वो स्टेशन के लिए निकलने को तैयार थे। पर स्टेशन अब गाड़ी इक्का लाने कौन जाए? ससुराल वालों की अवस्था अब आगे किसी नहीं कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहे। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया। सीता के बाप मतलब कि वंशीधर का ससुर का मृत्यु हो गया है। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे? ये किसके संबंध में है? तो ये वंशीधर अपने ससुराल के संबंध में कहता है कि छूछे को कौन पूछे, मतलब पैसा नहीं रहेगा तो आपको कोई नहीं पूछेगा। यहाँ पर ये आर्थिक स्थिति पर व्यंग्य किया गया है। एक कहारिन, मतलब कि इसके यहाँ की नौकरानी को है। एक कहारिन है से भी इस समय है एक कहारिन है सो भी इस समय कहीं गई है, वो कहीं चली जाती है। साले राम, ठीक है, यहाँ साले राम का जिक्र है। साले राम मतलब उसका साला की तबीयत अच्छी नहीं है। वे हर घड़ी बिछौने से बातें करते हैं, मतलब बिछौने पर पड़ रहता है बेचारा हर घड़ी। जिस पर भी आप कहने लगे मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नजदीक तो है। वंशीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। इसका साला क्या कहता है कि ये सवारी लेकर हम आ जाते हैं तबीयत खराब होने के बाद भी। तो वंशीधर क्या कहता है कि नहीं नहीं भाई, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही चला जाता हूँ। जाते जाते वंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं। इक्का मतलब मान के चलिए ठेला गाड़ी, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है और दूसरा पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। ठीक है, इक्का का सवारी किस लिए ठीक नहीं है?
तो इसका दो कारण बताया गया है, एक ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है और दूसरा कि पराया पुरुष के संग बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूँ। कौन सा गाड़ी करने का बात ये कर रहा है कि पालकी गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपये किराया मांगा, कौन से गाड़ी वाले ने? पालकी वाले ने 1.5 रुपये किराया मांगा, तब वंशीधर ने मन में कहा चलो इक्का ही सही। वंशीधर सोचता है कि अब 1.5 रुपया हम क्यों दें भाई, चलो इससे बढ़िया है कि इक्का ही लेके चलते हैं। और 1.5 रुपया ये कब का बात हो रहा है? ये 1907 की बात हो रही है भाई। उस समय 1.5 रुपया बहुत होता था, ठीक है ना। तब वंशीधर ने मन में कहा चलो इक्का ही सही, पहुंचने से काम। कुछ नवल किशोर तो यहाँ से साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। नवल किशोर भी साथ में नहीं है, तो सोचता है चलो इक्के से ही चले जाते हैं। वंशीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था, असबाब मतलब कि सामान, उस वो जो सामान, जैसे हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो सामान हमारा रहता है, तो जो सामान हम लाए थे वो सामान वो उसमें रख दिए। इक्के पर रख कर आप भी बैठ गए। जानकी देई, ठीक है, जानकी देई, यहाँ पर इसका पत्नी का नाम आया। जानकी देई बड़ी व्याकुलता से रोती हुई इक्के पर बैठ गई। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ? यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। अब जैसे जैसे इक्का दूर घर से जाने लगा, जानकी भी धीरे धीरे चुप होने लगी। सिकरौल, सिकरौल के स्टेशन, एक स्टेशन का नाम क्या है यहाँ पर? सिकरौल। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पहुँच चुकी थी। अब वो बेचारी रोना धोना बंद कर दी। कहाँ पर? तो सिकरौल के स्टेशन पहुँचते पहुँचते दोनों चुपचाप चले जा रहे थे। अचानक वंशीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी। किस पर नज़र पड़ी भाई? धोती, जो हम लोग धोती पहनते हैं उस पर पड़ी। और अरे एक बात तो हम भूल ही गए, कहकर पछता से उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी ने पूछा, इक्के वाले से कान बचाकर जानकी ने पूछा, क्या हुआ? क्या कोई जरूरी चीज भूल आए? नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूल कर विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी है, नवल कट्टर स्वदेशी है ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो दो चार सुनाए बिना न रहेंगे, और बात भी ठीक है। नाहक विलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए? देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही में। यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन जो चलाया गया था ना, मतलब कि हम अपने ही देश के चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी अपनी पत्रिका में इस बात का जिक्र किया था। तो इस अपनी स्वदेशी चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए उसके लिए प्रेरित की है लेखिका इस पैराग्राफ के माध्यम से, कि भाई हम विलायती चीज़ें क्यों खरीदें, विदेशी चीज़ें, हमारे देश की चीज़ें हैं, हम हमारा देश का पैसा हमारे ही देश में रहेगा। ठीक। जानकी जी जरा भौहें टेढ़े करके बोली, उह, धोती तो धोती पहनने से काम, क्या यह बुरी है? जानकी भड़क गई भाई, उसकी पत्नी, कि धोती तो धोती है, अब विलायती पहनो चाहे ये पहनो, क्या यह बुरी है? अब उसको उतना समझ नहीं होगा, समझ में नहीं आई होगी बात स्वदेशी की कोई। ठीक है, इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। वंशीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार ड्योढ़े दर्जे का टिकट मिलता है। कौन से दर्जे का टिकट? ड्योढ़े दर्जे का टिकट मिलता है। कहाँ? पुल के उस पार। वंशीधर फिर कर बोले, अगर मैं ड्योढ़े दर्जे का ही टिकट लूँ तो? ठीक है, किससे बोला? वंशीधर किससे बोला?
इक्के वाले से। इक्के वाला चुप हो गया। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते ही वंशीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर वंशीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुंचे। कहाँ क्या पार करके? राजघाट। राजघाट भी एक स्टेशन है, वहां से पार करके वो मुगल सराय पहुंचे। वहां पुल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। पूरा खुश है भाई कि हमको नवल किशोर आएगा ट्रेन से, उससे मिलेंगे। प्लेटफॉर्म का इधर उधर टहल रहा, जैसे हम स्टेशन जाते हैं और खुशी में इधर उधर भटकते रहते हैं। आप नवल, ठीक है। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। अब गाड़ी आने वाली है। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी, मतलब ट्रेन का बात हो रहा है, भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। वंशीधर एक बार चलती गाड़ी ही में शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता वह गंभीरता से आ खड़ी हुई। वंशीधर एक बार चिल्ला चलती गाड़ी में शुरू से आखिर तक देख गए। एक बार फिर से करना होगा। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। वंशीधर एक बार चलती गाड़ी में, किस गाड़ी में भाई? चलती गाड़ी में शुरू से आखिर तक देख गए। कि भाई हम अगर मान लो कोई जान पहचान वाला आता है, तो हम लोग जब देखना शुरू करते हैं, अगर कोई नहीं दिखता तो कैसे पूरा ट्रेन में खोजते हैं? तो वंशीधर वही कर रहा है भाई। पर नवल का कहीं पता नहीं। वंशीधर तो नवल तो कहीं दिखा ही नहीं। वो चलती ट्रेन में देख लिया। वंशीधर फिर सब गाड़ी को तिहरा गए। 3 बार बेचारा चक्कर मार लिया। भीतर घुस घुस कर एक एक डब्बे को देखा, किंतु नवल नवल ना मिले। ठीक है भाई, अब नवल तो मिला नहीं। गाड़ी का बेचारा एक एक डिब्बा छान मार रहा। अंत में आप खिजला उठे, गुस्सा हो गया बेचारा, और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी, पर आप ना आए। चिट्ठी लिख कर उसको बुला लिया, वो हड़बड़ा के आ भी गया, और खुद वंशीधर नवल किशोर नहीं दिख रहा। मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर समझ लूंगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताना ताने पर ताना मारेगी। मतलब पत्नी लोग का यही काम है। अब उस जाके जानकी को बोलेगा कि नवल किशोर नहीं आया, और वो ताना पर ताना फिर मारना शुरू कर देगी, बेकार ही हड़बड़ा के आ गए ये वो। ठीक। पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। वंशीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। जनानी गाड़ी में बिठाया मतलब कि महिला डिब्बा। जो ट्रेन में लेडीज कंपार्टमेंट होता है ना, तो जानकी को ले जाकर लेडीज डिब्बा में बैठा दिया भाई, जनानी गाड़ी में। और वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? ठीक है, कौन पूछने लगी? तो जानकी देवी, वंशीधर की पत्नी, पूछने लगी कि नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए। कौन नहीं आए? नवल नहीं आए। कोई अटकाव हो गया, कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो ड्योढ़े का था, पर ड्योढ़े दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में वंशीधर बैठे थे, उसमें सब कमरे, जिस गाड़ी मतलब कि यहाँ डिब्बे की ही बात हो रही है, कि जिसमें वो बंशीधर बैठे थे, उसमें सब कमरे मिलाकर कुल 10-12 ही स्त्री पुरुष थे भाई। कि उसमें कुछ 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूट गई, अब गाड़ी खुल गई है। नवल की बातें और न जाने क्या क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्जापुर पहुंची। मतलब कि वो वंशीधर है, वो गुस्साया हुआ है, नवल का बात सोच रहा कि वो हमको ऐसा ऐसा करके जो भी सोच रहा, ओवर थिंकिंग करते हुए कौन सा स्टेशन पार हो गया है? मिर्जापुर पहुंच गई है गाड़ी। अब यहाँ से अंक 3 शुरू होता है। 2 अंक हम लोग पढ़ लिए, तीसरा अंक है मिर्जापुर में पेटराम, मतलब कि अपना पेट का बात कर रहा है, की शिकायत शुरू हुई। अब बेचारा भूख लग गया मिर्जापुर में। उसने
सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही वंशीधर ने बनारस छोड़ा था। किसका बात हो रहा, किसका पूजा, मतलब कि इसका कहने का मतलब है कि चलने का जल्दी में वंशीधर बनारस में नाश्ता वास्ता कुछ किए नहीं, खाए नहीं। अभी उनका जो पेट राम है वो जवाब दे रहा, बोल रहा अब इसको खाना चाहिए। इसलिए आप झटपट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पत्नी के पत्नी गलत पढ़ दिए, पानी के बम्बे मतलब कि जो नल वल रहता है ना स्टेशन पर, उससे हाथ मुंह धोकर एक खो एक खोचे वाले से थोड़ी सी ताजी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ अपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। मतलब कि वो हाथ मुंह धो लिए और एक ठेले पर से ताजी पूड़ियाँ ली और मिठाई लेकर चुपचाप बैठ कर के खा लिया, इसका यही मतलब है। पीछे से जानकी की सुध आई, खाने लगा, भूख लग गया था, अब उसका पत्नी का याद आ रहा। ठीक है, सोचा कि पहले पूछ ले तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं। वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती। कहाँ खाना पसंद नहीं करती भाई? नखड़ा, कि हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे। यहाँ पे वही चीज़ बताया जा रहा है कि स्त्रियां नटखट होती हैं, रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई, मतलब उसका पत्नी मना कर दी। तब वंशीधर लौट कर अपने कमरे में जा बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय ड्योढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गया था, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे, फिर अपना डिब्बा में जाकर बैठ गया भाई। वंशीधर अपने कमरे में बैठे तो एक मुसाफिर अधिक देख पड़े। जब वो अपना कमरा में बैठा, जिस डिब्बा में वो बैठा था, उसको में देखा तो एक मुसाफिर अधिक मिल गया उसको। आगे वाले में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई था तो वंशीधर, जो तीसरे थर्ड मतलब कि इसमें जनरल डब्बा का बात हो रहा है कि वो जनरल डब्बा में जो बैठा तो उसमें तीसरे दर्जे के ही लोग दिख रहे थे। उसमें सबसे सभ्य अगर कोई था तो वंशीधर ही था। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। ठीक है, मतलब कि जो हम लोग बैठते हैं ट्रेन में ना, तो कैसे एक कंपार्टमेंट उसमें 4 सीट रहता है, फिर उसके बगल में 4 सीट ऐसे करके, तो उसके बगल वाले सीट में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वही बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा, घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। ठीक है ना, यहाँ पर घूंघट प्रथा का विरोध किया गया है। ठीक है ना, घूंघट में पहले ढक दिया जाता था स्त्रियों को। वंशीधर ने सोचा, इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बितावेंगे। वंशीधर सोच रहा कि ये जो स्त्री है, इसका साथ को जो इसका आदमी आया है उसके साथ बातचीत करके अपना समय काटेंगे, ट्रेन का सफ़र बिताएंगे। एक दो करके तीसरी घंटी बजी। ट्रेन का पों पों बजता है घंटी, तो वैसे ही एक दो करके तीसरा घंटी बजा। तब वह स्त्री कुछ अकचका कर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले से बाहर देखने लगी। जंगले मतलब खिड़की से बाहर देखने लगी। ट्रेन का घंटी बजा तो ज्यों ही गाड़ी छूटी, वह मानो कांप सी उठी। रेल देन का देना लेना तो हो ही गया था, अब उसके किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ न थी, केवल दो चार आदमी रेल के अंतिम विदाई तक खड़े थे। तब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही, फिर स्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में तीन चार प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां, प्रौढ़ा ग्रामीण मतलब कि जो गांव देहात की स्त्रियां होती है ना, वो प्रौढ़ा मतलब बूढ़ी, बूढ़ी बूढ़ी ग्रामीण स्त्रियां बैठी थी, जिनका उम्र हो गया था। एक जो उसके पास ही थी। अब यहाँ पर क्या हो गया कि वो जो स्त्री थी, उस वो जो ट्रेन के बाहर देखकर
रोने लगी। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म खुला तब वो घबरा गई और वो प्लेटफॉर्म से बाहर देखकर रोने लगी। ठीक है। एक तो उसके पास ही थी, जो 3-4 प्रौढ़ा बूढ़ी औरत थी वो उसके पास, मतलब कि वो स्त्री के पास थी, कहने लगी। अब यहाँ से वो स्त्री क्या है, चारों ग्रामीण स्त्रियां हैं, तो यहाँ पर ग्रामीण भाषा का प्रयोग लेखिका ने किया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझना हल्का कठिन होगा, जहाँ समझ में नहीं आएगा उतना जोर नहीं देना है। यहाँ ये कहती है एक स्त्री जो उसके पास बैठी थी, अरे इनका मनई त नाही अइलन। मनई मतलब कि पति होता है, ठीक है ना। मनई का मतलब क्या होता है, पति, मतलब इसका पति तो नहीं आए। हो देख हो रोवल करथईन, मतलब कि जो एक प्रौढ़ा जो ग्रामीण स्त्री थी वो कहती है कि अरे इनका मनई तो नहीं आए, मतलब इसका पति तो नहीं आए। हो देख हो रोवल करथईन, मतलब कि वो अब वो रोने लगी, देखो देखो रो रही है। ठीक है। और जो दूसरी है, दूसरी, अरे दूसर गाड़ी में बैठ हुई है, मतलब कि दूसरे गाड़ी में बैठ गए होंगे। पहली, दुर्बोरही, ये जनानी गाड़ी थोड़े है। दूसरी, तऊ हो भलते तो कह, कहकर दूसरी भद्र महिला ने पूछने लगी, कौन गांव उतरबा बेटा, मिर्जापुर चढ़े हो ना, मतलब कि मिर्जापुर में तुम चढ़ी हो ना, कौन से गांव उतरोगी। इसके जवाब में उसने कहा, सो वह न सुन सकी, बड़ा ही धीरे धीरे बोली होगी बेचारी, दुख में, तो ये नहीं सुन पाई। पहली बार बोली, हट हम पूछिला ना, हम कह कहाँ उतरबहू, आए इलाहाबाद। इलाहाबाद मतलब कि इलाहाबाद, ये तो ग्रामीण स्त्रियां है ना, वो इलाहाबाद को इलाहाबाद कहती है। ठीक है। दूसरी, इलाहाबाद कौन गांव हो, गोइया। गोइया मतलब कि उसकी सखी। ठीक है। पहली, अरे नाही जाना लो, प्रयाग जी, प्रयाग मतलब प्रयागराज। ठीक है। दूसरी पूछती है कि इलाहाबाद कौन गांव है गोइया। पहली, अरे ना जाना लो, प्रयाग जी, जहाँ मनई मकर नहाए जाला, मतलब कि इलाहाबाद का एक नाम और क्या है, जिसे अभी हम प्रयागराज रख दिया गया है। ये 1907 की बात हो रही है। एक दूसरी स्त्री पूछती है कि इलाहाबाद कौन सा जगह है, तो पहली बोलती है कि नहीं जानती हो, प्रयाग। प्रयाग मतलब प्रयाग, जहाँ पर मकर नहाए जाला, मतलब कि यहाँ पर मकर संक्रांति, मतलब कि जो कुंभ उम्भ का जो मेला लगता है, मकर संक्रांति में जो मेला लगता है प्रयागराज के संगम पे, उसका स्नान का बात कहा जा रहा है। पहली बोलती है कि वहीं पे जहाँ पे हम मकर नहाने जाते हैं। दूसरी, भला प्रयाग जी कहे न जनथी, मतलब कि हम भला भला प्रयाग को हम क्यों नहीं जानेंगे। ले कहे के नहीं, तोहरे पच के धर्म से 4 दहाई नहा चुकी ही, मतलब कि पच के धर्म से, मतलब कि हमारे जो पिछले धर्म है उसके हिसाब से 4 बार नहा के आ गए हैं भाई। कितना बार नहा ली है वो प्रयाग, 4 बार। ऐसे हो सोमवारी और गहन दका लग रहा तउन, तुरहे काशी जी नहाए गई रहे। अब यहाँ पर वो काशी भी नहाने गई थी। ठीक है ना। दो स्थान, दो धर्म का यहाँ पर जिक्र हुआ है। एक काशी प्रयागराज का, जहाँ पर त्रिवेणी संगम है, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती तीनों आकर मिलती है। और काशी जी जहाँ पर दशाश्वमेध घाट है, जहाँ पे कहानी का शुरुआत हुआ था। ये दो घाट का यहाँ पर जिक्र है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। पहली, आवे आवे जाए के तो सब औते जात बाटल बटले बाटेन, खून यह साई त विचारो, विपत में ना पड़ल बाटिल, हे हम पंचाई राजघाट टिकस कटौली, मुगल के सराय उतरली हदे पुनः चढ़ैल, मतलब कि यहाँ कहने का है कि
पहली बोलती है कि हम मुगल सराय, इतना उतना डिटेल में नहीं जाना है, यह उनका थोड़ा सा अटपटा लैंग्वेज है। ये यूपी के साइड में बोला जाता है। ये ग्रामीण स्त्रियां हैं, ये अपनी बातें कर रही हैं, ये कह रही हैं कि हम मुगल सराय से टिकट कटाए, फिर हम चढ़ गए। ठीक, दूसरी ऐसे एक दहाई हम आवत रहे। ये बोलती है कि एक दहाई मतलब एक बार हम आ रहे थे, एक मिली और मेरे संग रही, मतलब कि उसके साथ एक और आ रही थी। द कौने टिसनिया पर उकर मलिकवा उतरे से जरूरतई है गाड़ी, गड़िया खोली, अब भैया ऊ गरा फाड़ फाड़ नरियाए। ए साहब गाड़ी गड़िया खड़ी कर, ए साहब गड़िया तनी खड़ी कर, भला गड़िया दहिनाती काहे के खड़ी होए। इसका मतलब, इस पैराग्राफ का एक मतलब है कि एक बार जो दूसरी प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्री है वो आ रही थी, उसके साथ एक और औरत थी, उसका पति कोई स्टेशन पर उतर गया, तो वो स्त्री चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी कि ये भाई गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। ठीक है। पहली, ऊ मेहररुआ बड़ी उजवक रहल, भला केहू के चिल्लाए से रेल और कहीं खड़ी होला, मतलब कि किसी के चिल्लाने से गाड़ी रुकती है। अब इसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थीं, एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर दुख प्रकट करती जाती थी। ठीक है, वो बेचारी का तो जो पति था वो चढ़ा नहीं। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पहले बाय दनाही, साहेबुआ सुनी त कलकत्ता तई ले मसूलिया ले। मतलब कि टिकट आपके पास है ना जी, अगर टीटी आ गया तो वो कलकत्ते तक का टिकट काट देगा, फाइन मार देगा। मसूलिया का मतलब ये हुआ। फिर चौथी जो स्त्री है वो क्या कहती है, हम तो इनके संग के आदमी के देखबो ना कहीं गोइया। तीसरी, हम देखे रहली हो मजके टोपी दहिले रहलेन को, मतलब कि वो टोपी पहने हुए था। ऐसे करके वो लोग अपने में बात करते हैं। इस तरह उनकी उसकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते वंशीधर उब गए। जैसे हम लोग भी इसको पढ़ते पढ़ते उब गए ना अभी, कि ये क्या बेकार सा लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वैसे वंशीधर भी उन लोगों का बात सुन सुनकर उब गया था। तब से उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। वंशीधर बोला वो लोग चार बुढ़िया से कि तुम उसको बेकार ही डरा रहे हो, जरूर इलाहाबाद तार गया होगा। तार कहाँ गया होगा भाई, तो इलाहाबाद तार गया होगा, दूसरी गाड़ी से वे भी वहां पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियां हैं, जो ऐसे ही तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन ही पर ठहरा रहूंगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। वंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की बकबक धारा दूसरी ओर बह चली। ठीक है, बंशीधर बोला कि अगर वह कोई नहीं आएगा तो हम भाई वहाँ पहुँचा देंगे उसको। ठीक है। अब वो बंशीधर मदद करने गया, बंशीधर पे ही उल्टा ये लोग बोलने लगेगा, हाँ यह बात तो आप भली कही, नाही भैया हम पंचे कह के केहू से कुछ कहीं। अरे एक तो एक करत नाय बाय, तो दुनिया चलत कैसे बाय। मतलब कि अगर कोई एक दूसरे का नहीं करेगा तो दुनिया कैसे चलेगा, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए, कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों, सो मैं नहीं बतला सकता। जब आप किसी का मदद करने जाइएगा तो कुछ लोग आपका साथ देंगे, 5 लोग साथ देगा तो 50 लोग आपको बदनाम करेगा बिना मतलब का, कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, ये है वो है। 50 तरह की बातें होती हैं। उसी पर सामाजिक यथार्थ पर व्यंग किया गया है। और अफवाह,
अफवाह का ऐसा है कि आपने कुछ नहीं किया फिर भी आपके पीठ पीछे इतनी बातें होंगी, इतना आपका मजाक उड़ाया जाएगा, जो आप सुनिएगा तो आपको आश्चर्य हो जाएगा। यही सब सामाजिक यथार्थ पर व्यंग्य यहाँ पर किया गया है, ठीक है ना। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस समय इस विषय में कुछ ना कुछ कह डाला। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फारसीसी छींट की दुलाई, दुलाई मतलब आपको समझाए थे, आप या चादर समझिए, शॉल समझिए, हल्की पतली रजाई समझिए, जो समझना है समझिए, ठीक है। फारसीसी छींट की दुलाई, दुलाई कैसी थी? फारसीसी छींट की थी, ओढ़े अकेले बैठी थी, ठीक है। कुछ ना कुछ कर डाला पिछले कमरे में, मतलब कि उसके इसमें सामने वाले केबिन में केवल एक स्त्री जो फारसीसी छींट की धुलाई ओढ़े अकेले बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी उसके घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर वंशीधर की ओर ताक देती। वो जो फारसीसी छींट की धुलाई ओढ़कर एक स्त्री बैठी थी, वो कुछ नहीं बोली और कभी कभी अपना घूंघट उठाकर धीरे से वंशीधर को देख लेती थी। सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। वंशीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है, देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है, पर आचरण इसका अच्छा नहीं। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। वंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर न आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई न आया तो क्या करेंगे? ठीक है भाई, अगर तार नहीं आया, अगर मान लो चिट्ठी नहीं आई, तो उसको तो वहीं बैठना पड़ेगा उस स्त्री के साथ। अगर मान लो पिछली वाली गाड़ी पकड़ के भी कोई नहीं आया तो तब ये क्या करेगा? बंसीधार ये सोच रहा। फिर वो सोचता है कि जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ की उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुंह खोला और क्या बोल रही है? कह भैया, जो कहे बिन टिकस के आवत होए तो ओकर का सजा होला। मतलब ये कह रही हैं कि जो बिना टिकट का आता है उसको क्या सजा मिलता है। और ओके ई नाही चाहत रहा कि मेहतारू, मेहतारू मतलब कि पत्नी, मेहरारू जिसे हम लोग बोलते हैं तो वो लोग मेहतारू कह रही। मेहतारू के तो बैठा दिहलन अटर अपुआ तउन टिकस लई के चल दिहलन। मतलब यहाँ कहने का मतलब है, ये कह रही है, पहले बोलती है कि टिकट नहीं मिला तो क्या सजा मिलेगी, फिर बोलती है कि उसका पति कैसा है, अपना मेहरारू को बैठा दिया है और खुद उतर गया। किसी किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को वंशीधर इसके जेवर छीन कर रफू चक्कर हो जाएंगे। कुछ कुछ आदमी अपना ही मन में सोच रहा कि वंशीधर उस स्त्री का क्यों मदद कर रहा। भाई वंशीधर का स्वभाव है मदद करना, वो मदद कर रहा, लेकिन अब वंशीधर की बदनामी देखिए। कुछ कुछ अपने ही मन में विचार बना लिए हैं कि वंशीधर लगता है उसका मदद इसलिए कर रहा है कि रात में उसका गहना ही लेकर भाग जाएगा, जेवर छीन कर रफू चक्कर हो जाएंगे। ख्याली पुलाव। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। कौन था भाई? एक लाठी वाला भी था उस गाड़ी में। उसने खुल्लम खुल्ला कहा। किसने? लाठी वाले ने कहा, का बाबूजी, कुछ हमरो साझा, मतलब कि कुछ हमको ही बताओ, क्या प्लान चल रहा तुम्हारे मन में। अब इस बात पर वंशीधर क्रोध से लाल हो गए। वंशीधर तो भाई सीधा साधा आदमी, मदद करने वाला, अब सब उसका मजाक उड़ाने लगा, उसका बदनामी करने लगा बिना मतलब का। तो वंशीधर क्रोधित हो गए। उन्होंने उससे खूब धमकाया लाठी वाले को। उस समय तो वह चुप हो गया, लाठी वाला चुप हो गया। पर यदि इलाहाबाद उतरता, लाठी वाला अगर इलाहाबाद उतरता तो वंशीधर से बदला लिए बिना ना रहता, ठीक ना, देता वंशीधर को खाने भर। यहाँ पर तो हो गया। अब चौथा इकाई यहाँ से आरंभ होता। वंशीधर इलाहाबाद में उतरे। इलाहाबाद गाड़ी पहुंच गई है भाई, वंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था, वो जो चार बुढ़िया थी ना, चारों में से एक को वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। उनको मतलब किनको? वो जो स्त्री थी जिनका पति नहीं आया था, उसको भी अपने संग उतारने की बात वो कहते हैं। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर
जो बुढ़िया थी उसको क्या किया, वो स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने लगे। मतलब कि जानकी जो उनकी पत्नी बगल वाली महिला डिब्बे में बैठी थी, उसको बंशीधर खुद उतारने लगे। जानकी के ये सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो। मतलब जानकी को बताया कि अरे इसका पति नहीं आया है, ये वो ऐसा वैसा है। तो जानकी बोलती है, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर बंशीधर न माने। जानकी की ओर उस भद्र महिला को एक जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने पर बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। मतलब जहाँ अपनी पत्नी और वो महिला को एक जगह बैठा दिया और खुद स्टेशन मास्टर के पास चले गए पता करने के लिए कि कोई आया है क्या। वंशीधर के जाते ही वह बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। बुढ़िया फरार। स्टेशन मास्टर सबसे पूछने पर मालूम हुआ कि कोई तार नहीं आया। अब तो वंशीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। ठीक है भाई, कोई तार नहीं आया, मतलब कि कोई ये नहीं आया, चिट्ठी नहीं आई, कुछ खबर नहीं आया कि पीछे से कोई आ रहा नहीं आ रहा, उसके साथ कौन है क्या है। ठीक है, तो यह सोचकर बंशीधर सोचने लगा कि क्या है भाई, अब इसके पास तो टिकट भी नहीं है, स्त्री बेटिकट है, अब टिकट के लिए बखेड़ा होगा। जब वो स्टेशन मास्टर से ये सब बात करके लौट कर आए तो किसी को ना पाया। मतलब जहाँ वो अपनी पत्नी जानकी और वो स्त्री दोनों को बैठाए थे, वहां पर तो कोई था ही नहीं। ठीक है, बंशीधर जब लौट कर आए स्टेशन के मास्टर के पास से, तो वहां पर किसी को नहीं पाया। अरे ये सब कहाँ गई, बंशीधर सोचता है, अरे ये सब कहाँ गई। यह कहकर चारों तरफ देखने लगा, कहीं पता नहीं। इस पर वंशीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइत में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले जा रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। कौन दुलाई वाली भाई, जो ट्रेन में बैठी थी और अपने थोड़ा सा घूंघट उठा करके हल्का सा एक कभी कभी वंशीधर को देख रही थी। ठीक उस दुलाई वाली को आते हुए देखता है वंशीधर। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। ठीक है ना, वो दुलाई वाली को देखकर कहता है कि तुम ही स्त्री को, मेरा पत्नी को लेकर भाग गया। तब उस दुलाई में से कौन निकल के आता है, नवल किशोर। नवल किशोर छुप कर पूरा ट्रेन में उसको देख रहा था। अरे यह क्या, यह तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया कैसे गजब तूने किया है। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता है यह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा, तो वे गई कहाँ। वे लोग तो पालकी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूंगा तब चलूंगा। हाँ यह तो कहो, तुम मिर्जापुर में कहाँ से आ निकले। मिर्जापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चले आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरी चक्कर लगाते थे, मेरे जब तुम मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे, तब मैं ड्योढ़े दर्जे में ऊपर चाले। मतलब कि जब वो मुगल सराय में वो उसको ढूंढ रहा था, हम्म, वंशीधर ट्रेन का इधर उधर चक्कर लगा रहा था, तब वो ड्योढ़े दर्जे का ऊपर वाला जो सीट नहीं होता है ट्रेन में, उस पर वो बैठा हुआ था नवल किशोर और देख रहा था। बेंच पर लेटे तुम्हारे तमाशा देख रहा था। फिर मिर्जापुर में जब तुम पेट धंधे मतलब कि भूख लगा था तो मिर्जापुर में वो खाने लगा, पूड़ी खाने लगा था। मैं तुम्हारे पास से निकल गया पर तुमने न देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा। फिर थोड़ा और देख ले करते करते यहाँ तक नौबत पहुंची। मतलब नवल किशोर बार बार सोच रहा था कि उसके पास चले जाएं क्या, मुंशीधर के पास, लेकिन फिर वो मजा लेने के चक्कर में यहाँ तक नौबत पहुंची, इलाहाबाद पहुंच गया वो लोग। अब अच्छा, अब चलो जो हुआ उसे माफ करो। अब नवल किशोर माफी मांगता है। यह सुन वंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। वंशीधर बोले, मेरे ऊपर तो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से
गुणवान के संग पहली बार रेल में आ रही थी, बहुत ही तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, मतलब बिना मतलब का अपने पत्नी को रुला दिया भाई, वो नवल किशोर मजाक करने के चक्कर में। बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का था, हम तुम दोनों गाड़ी में न थे। नवल किशोर कहता है कि तुम भी उसी डिब्बे में थे और मैं भी वहीं था छुपकर। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तिला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या, मैं मर थोड़ी गया था। 4 हाथ की धुलाई की बिसात ही कितनी। ये यहाँ पर एक कथन है, किसका है, नवल किशोर का है। वो कहता है कि 4 हाथ की धुलाई की बिसात ही कितनी। इस तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही है। जानकी कह रही थी, अरे तुम जानो क्या, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो इन्हें दया ना आवे। ये कौन कहती है, जानकी कहती है। दोनों की दोस्ती दोनों की खिलखिलाहट पर व्यंग करती है। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी पहुँचे। मुझे भी उनकी इस राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। यहाँ पर ये लेखक का कथन है कि दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुँच गए। ठीक है, और मुझे भी, मतलब ये लेखिका कहती है कि मुझे भी उनकी राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। ठीक है, कहानी तो बड़ा मज़ेदार है कि वंशीधर घर से निकलता है, ट्रेन में जाता है। वंशीधर घर से निकला, ट्रेन में गया, ट्रेन में उस एक स्त्री को रोते हुए देखता है। फिर वहाँ से 4-5 ग्रामीण औरतें आपस में बात करती है। फिर वो स्त्री को लेकर मदद करने के लिए इलाहाबाद में उतर जाता है। ट्रेन में बैठे लोग उस पर उल्टा पुल्टा आरोप लगाने लगते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि इलाहाबाद में वो जो दुलाई वाली एक औरत थी, वो उसके रूप में नवल किशोर बाहर आ जाते हैं। ठीक है, नवल किशोर ही वो दुलाई वाला रहता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। स्थान, यह इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से है कि स्थान क्या है। ठीक है, मुख्य स्थान कौन कौन सा है। तो सबसे पहले काशी का दशाश्वमेध घाट। फिर गोदौलिया, हम बताएंगे गोदौलिया को क्या कहा जाता है। इस कहानी में नहीं, लेकिन ऐसे आम जनजीवन में जनरल नॉलेज के लिए इसको धर्म का चौराहा कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है तो हम बता दिए कि ये चौराहा है। धर्म मतलब कि मंदिर, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है। फिर अर्थ मतलब कि बाजार, काम, काम का मतलब कि वासना, बोले तो जहाँ वैश्यावृत्ति का धंधा चलता है वहाँ पर चला जाता है। और मोक्ष, मोक्ष मतलब कि जहाँ पर हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, जैसे मणिकर्णिका घाट, अस्सी घाट आदि, ये सब है। तो यह एक चौराहा ही, यही एक चौराहा है देश का मात्र, जहाँ से अगर 4 गली है, चारों में से आप जिस तरफ जाएंगे उस तरफ आपका धर्म का चारों खंभे में से किसी एक से आपका मिलन होगा। ठीक, उसके बाद है कलकत्ता, आगरा, मुगल सराय, इलाहाबाद, बनारस, सिकरौल, राजघाट, मिर्ज़ापुर, प्रयाग। ये लगभग इस तरह से लिखा गया है कि क्रम से पहले कौन कौन सा क्या क्या आया। अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, वस्तु क्या है तो एक हाथ में मैली सी तौलिया, भीगी धोती, सुरती की गोलियां, सुंगनी की पुड़िया। ये 4 वस्तु का यहाँ पर जिक्र है। ठीक है, उसके बाद है विद्वानों का कथन। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1970 ईस्वी में श्री बंग महिला की 1970 हो गया, 1907 होगा, यहाँ पर आगे पीछे हो गया है 1907। 1907 ईस्वी में श्री बंग महिला की दुलाई वाली नामक कहानी प्रकाशित हुई, जिसमें प्रकाशित हुई जिसमें एक छोटी सी घटना को लेकर सामान्य मनुष्य को प्रभावित करने योग्य यथार्थवादी चित्रण था। बहुतों ने इसे ही हिंदी का की प्रथम कहानी माना। ठीक है,
ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। एक गोपाल राय नाम का आदमी हुए। गोपाल राय ने क्या कहा, तो बंग महिला की तीसरी कहानी दुलाई वाली। बंग महिला की कितनी कहानी है, तीसरी कहानी है। क्या नाम था उनका, दुलाई वाली। मार्ग मध्य वर्ग के आत्मीय संबंधों को चित्रित करने वाली एक रोचक कहानी है। इस कहानी में लेखिका ने हास्य विनोद का बहुत मनोरम रूप प्रस्तुत किया है। ठीक, यह एक चुहल बोध की कहानी है। किसकी कहानी है, चुहल बोध की कहानी। पर कौन बोला है, गोपाल राय जी बोले हैं कि यह एक क्या है, चुहल बोध की कहानी है। पर इस चुहल के बीच मध्य वर्ग की आर्थिक अभावग्रस्त के संकेत भी बहुत मार्मिक हैं। रामचंद्र शुक्ल दुलाई वाली, दुलाई वाली। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि दुलाई वाली मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान होने के कारण उल्लेखनीय है। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या है। तो दुलाई वाली कहानी में सीता की आयु कितनी थी, आप बताइए, कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने पूरी कहानी देखी है तो आप बता पाएंगे कि ये सीता की आयु कितनी थी। ऐसे तो हम बता देते हैं 10 वर्ष। ठीक है, आगे। निम्नांकित कथनों के संदर्भ में विचार कीजिए। अपना अपना भाग्य कहानी, ये जो है ना आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये कहा जैसे जितनी हम लोग कहानियाँ पढ़ते हैं ना, 21 कहानी, उसका मूल भाव दे दिया है इन पांचों में। ठीक है ना, और पूछ रहा है कि उनमें से कौन सा सही कथन है। ये देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए, कौन कौन सा उसके संदर्भ में है, ये पूछ रहा है। तो इसमें एक यहाँ पर आप देखिएगा, ये जो सी है इसमें है कि दुलाई वाली कहानी पर्दा प्रथा की विसंगतियों पर आधारित है। ये बात तो सही है भाई, कि वो पर्दा करके बैठी थी, ये सब उसकी विसंगतियों पर आधारित है। जब ये अपना अपना भाग्य पढ़ेंगे, एक टोकरी भर मिट्टी का हम लोग पढ़ लिए हैं, इसको भी आप देख सकते हैं कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में एक असहाय विधवा के स्वाभिमान की अभिव्यक्ति मिली है। ठीक है ना, जब ये हम लोग पढ़ेंगे ना, कानों में कंगना, राही और अपना अपना भाग्य, फिर तब ये क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक, अच्छे से। वैसे देख लेते हैं, अपना अपना भाग्य कहानी पति से बिछड़ी हुई स्त्री की आप बीती के रूप में है। नहीं, ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है ना, क्योंकि अपना अपना भाग्य कहानी में पति से बिछड़ी हुई स्त्री नहीं, एक लड़का रहता है, वो बिछड़ मतलब कि वो गरीब रहता है, उस पर एक कहानी है। ये बी सही है, सी सही है। राही कहानी गांव और शहर के संघर्ष पर केंद्रित है। नहीं, ये भी गलत है। डी नंबर भी गलत है, क्योंकि राही कहानी स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी है। मतलब वहाँ पर स्वतंत्रता देश की बदहाल स्थिति के बारे में बताया गया है, वो गांव और शहर का नहीं। ठीक है, कंगना, कानों में कंगना, मतलब ए बी सी और ई होगा इसका आंसर, मतलब कि 3। ठीक, कानों में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित एक भावुकतापूर्ण कहानी है। अब आगे है कि वंशीधर किस कहानी के पात्र हैं। तो वंशीधर बताइए, अभी हम लोग देखें कि दुलाई वाली कहानी के ही पात्र हैं, अब यही पढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ पर अब जाकर हमारा लगभग संपूर्ण समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो एग्ज़ाम में आप इससे पूछे जाने वाले हर एक प्रश्न को बना सकते हैं। आवाज़ अगर क्लियर नहीं है, मान लीजिए कोई भी अगर नहीं है, अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा तो आप हाई डेफिनेशन में कर लीजिए। अगर मान लीजिए ये शब्द आपको इसमें से उतना नहीं दिख रहा तो आप आपका अगर 360 में होगा पिक्सल में, तो आपको 1080 पिक्सल में करके आप देख सकते हैं वीडियो को। तो आपको, या फिर 720 में करके देख लीजिएगा पिक्सल को, तो आपको वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है ना, चलिए ठीक है, अब हम इसको यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। हमारा अगली जो कहानी है हम लोग जो पढ़ेंगे, ठीक है ना, आज हमारा ये दुलाई वाली ख़त्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट जो कहानी है, आज हमारा दुलाई वाली ख़त्म हुआ, नेक्स्ट कहानी हम लोग पढ़ेंगे दुनिया के अनमोल रत्न। एक चीज़ बता दें यहाँ पर कि ये जो हम लोग कहानी सीरीज चला रहे हैं ना,
इसमें ये कहानी जो 21 कहानी हमारा है, ये ईयर के हिसाब से सबसे पहले आया एक टोकरी भर मिट्टी, फिर चंद्रदेव से मेरी बातें, फिर उसके बाद धुलाई वाली, फिर दुनिया के अनमोल रत्न, ऐसे करके है। ठीक है, सीरीज में ये ईयर वाइज प्रकाशित है। अगर आप सिलेबस देखिएगा तो ये थोड़ा इसका उल्टा मिलेगा, मतलब कि थोड़ा सा आगे पीछे मिलेगा। हम सीरीज में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि चार 3-4 कहानी का नाम बता देगा, जैसे चंद्रदेव जिससे मेरी बातें, कानों में कंगना, ईदगाह और गैंग्रीन, ये 4 दे देगा और पूछेगा कि इसको क्रम से लगाइए, कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो इससे बढ़िया है कि हम लोग क्रम से ही पढ़ लेंगे। क्या आप जितनी बार इस चार्ट को देखिएगा उतना आपका दिमाग में रहेगा कि हाँ भाई ये क्रम से है, ये पहले आया ये बाद में। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।